हम सबको फेमिनिस्ट होना चाहिए। स्त्रीवाद और स्त्रीवादियों पर। चिमामंडा ngozi अदिची। अनुवाद यादवेंद्र। साल 2003 में मैंने पर्पल हिबिस्कस लिखा था, जिसका मुख्य किरदार बहुतेरे काम करता है। वो अपनी बीवी को मारता भी है। इस कहानी का अंत मन को बहुत दुख से भर देता है। अपने देश नाइजीरिया में जब मैं इस किताब का प्रचार कर रही थी, तब एक शालीन प्रतिष्ठित पुरुष पत्रकार ने मुझे सलाह देने की पेशकश की। बिना मांगे सलाह देने में नाइजीरियाई लोग बहुत आगे हैं। उसने कहा कि लोगों को ये उपन्यास स्त्रीवादी यानी फेमिनिस्ट लगता है और आपको खुद पर फेमिनिस्ट होने का आरोप कतई नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुख भोगती हैं। उन्हें शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलते। सो मैंने अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं, हैप्पी फेमिनिस्ट कहना शुरू कर दिया। इसके बाद एक महिला प्रोफेसर ने कहा कि फेमिनिज्म नाइजीरिया की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये गैर अफ्रीकी विचार है और मैं खुद को फेमिनिस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं पश्चिमी साहित्य पढ़ते हुए बड़ी हुई हूँ। मुझे ये तर्क मजेदार लगा क्योंकि मेरी शुरू की सारी पढ़ाई निर्विवाद तौर पर गैर स्त्रीवादी साहित्य से हुई है। 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मिल्सन बून की रोमांस सीरीज का कोई ऐसा उपन्यास नहीं बचा था जो मेरे पढ़ने से रह गया हो। जब भी मैंने कथित तौर पर क्लासिक फेमिनिस्ट साहित्य पढ़ने की कोशिश की, मैं बुरी तरह बोर हो गई और जैसे तैसे पन्ने पलटकर मैंने उससे निजात पाई। जब फेमिनिज्म को गैर अफ्रीकी करार दे दिया गया, तब मैंने खुद को हैप्पी अफ्रीकन फेमिनिस्ट कहने का निश्चय किया। फिर एक दिन मेरे एक प्रिय मित्र ने कहा, खुद को फेमिनिस्ट कहने का मतलब ही हुआ कि मैं पुरुषों से घृणा करती हूँ। तब मुझे खुद को ऐसा हैप्पी अफ्रीकन फेमिनिस्ट कहना पड़ा जो पुरुषों से घृणा नहीं करती और जिसे लिप ग्लॉस लगाने का शौक है और जो हाई हील्स पहनती है, मर्दों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसे अच्छा लगता है। दुनिया में जहां कहीं भी जाएं, जेंडर यानी लिंग बड़ी खास जगह रखता है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमें एक दूसरी तरह की दुनिया के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, उसका सपना देखना चाहिए। पहले से ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया, ज्यादा खुश पुरुषों और स्त्रियों की दुनिया, जहां वे जैसे दिखते हैं वैसे ही हों भी। लैंगिक मुद्दों पर किसी के साथ बात करना आसान नहीं है। बात शुरू करते ही लोग असहज होने लगते हैं, कई बार तो क्रुद्ध भी हो जाते हैं। चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही इस विषय पर बात करने से कतराते हैं, या यूं कहें कि ये कहते हुए वहां से उठ जाना चाहते हैं कि ये बहस का कोई मुद्दा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि यथास्थिति को बदलना हमेशा असुविधाजनक होता है। कुछ लोग कहते हैं, इस शब्द फेमिनिस्ट के लिए इतना आग्रह क्यों? ये क्यों नहीं कहती कि तुम मानवाधिकारों या इससे मिलता जुलता कोई शब्द की समर्थक हो? मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये सरासर बेईमानी होगी। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो फेमिनिज्म मानवाधिकारों के अंदर सम्मिलित है, लेकिन मानवाधिकार जैसे अस्पष्ट जुमले को चुनने का मतलब होगा कि लिंग के एकदम स्पष्ट, प्रकट और केंद्रीय मुद्दे से आंखें चुराना। इसका अर्थ ये हुआ कि सैकड़ों सालों से स्त्रियों को समाज की मुख्य धारा से काटकर वंचित रखा गया। इससे इनकार की लैंगिक समस्या सिर्फ स्त्रियों को निशाना बनाती है और ये स्त्रियों के मनुष्य होने के हक को छीनना था। सदियों तक मनुष्य जाति को दो हिस्सों में बांटा जाता रहा है और धीरे धीरे ये प्रवृत्ति एक वर्ग के अलगाव और दमन में तब्दील हो गई। इस समस्या को जब तक स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक न्याय नहीं किया जा सकता। कुछ पुरुष फेमिनिज्म के विचार से डरते हैं, खतरा महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जड़ में लड़कों की परवरिश की परिपाटी है। उन्हें बचपन से ही घुट्टी में पिलाया जाता है कि वो भला क्या पुरुष जिसका कुनबे पर स्वाभाविक नियंत्रण न हो। कुछ दूसरे कहेंगे, सही, ये बात दिलचस्प है, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मेरे लिए तो जेंडर कुछ है ही नहीं। हो सकता है ये कोई बात न हो, लेकिन समस्या की जड़ यही है कि बहुतेरे पुरुष न तो जेंडर की बात सोचते हैं, न उन्हें लैंगिक विभाजन दिखाई देता है। कईयों को लगता है कि पहले के सालों में ऐसा जरूर था, पर अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सो बदलाव की कोशिश अनावश्यक है। मैं एक मिसाल देती हूँ। आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और वेटर सिर्फ आपको नमस्ते करता है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पलटकर उससे पूछें कि तुमने मेरे साथ जो आई हैं उन्हें नमस्ते क्यों नहीं किया? ऐसे तमाम आम और मामूली मौकों पर पुरुषों को खुलकर बोलना चाहिए।
जेंडर का मामला असहज करता है, सो इस पर चुप्पी साध ली जाए, ये सबसे सहूलियत वाला रास्ता है। कुछ लोग क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन के सिद्धांत का हवाला दे सकते हैं कि वनमानुष को देखो, मादा नर के सामने सिर झुकाती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम वनमानुष तो नहीं हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ ऐसे भी होंगे जो गरीबी का हवाला देकर कहेंगे कि गरीबों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सही है, करना पड़ता है, लेकिन ये सारी चर्चा इस मुद्दे पर नहीं है। लिंग, जेंडर और वर्ग, क्लास अलग अलग मुद्दे हैं। गरीब पुरुषों को भले ही आर्थिक विलासिता नसीब न हो, मर्दानगी का विलास तो उनके समीप है ही और रहेगा ही। अनेक ब्लैक पुरुषों से बात करते हुए मुझे ये अच्छी तरह महसूस हो गया कि एक विषय कैसे दूसरे विषय की एकदम अनदेखी कर सकता है। दमन के इतिहास में ये अक्सर दिखाई देता है। एक बार मैं इस तरह ही बात कर रही थी कि एक ने कहा कि तुम औरतों की बात बार बार क्यों करती हो, इंसान की बात करो ना। ऐसी बातें कहकर आपके निजी तजुर्बों को एक झटके से खारिज कर दिया जाता है। मुझे इससे इनकार कहाँ है कि मैं एक इंसान हूँ, पर स्त्री होने के नाते मुझे जीवन में जो कुछ झेलना पड़ता है वो झूठा कैसे हो जाएगा। यही आदमी अपने ब्लैक होने के तमाम तजुर्बों पर भाषण देता फिरता है। मैं भी तो उसका जवाब दे सकती थी कि तुम्हारे तजुर्बों को मर्दों या इंसान के तजुर्बों के तौर पर क्यों न देखा जाए, ब्लैक होने का आग्रह क्यों। खैर छोड़िए ये सब, ये चर्चा जेंडर को लेकर चल रही है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जो कुछ भी हो, असली ताकत तो औरतों के पास ही रहनी है। कूल्हों की ताकत, नाइजीरियाई स्त्रियों की अपनी सेक्सुअलिटी का उपयोग कर पुरुषों से काम करा लेने की प्रवृत्ति। लेकिन वास्तव में कूल्हों की ताकत कोई वास्तविक ताकत नहीं है, क्योंकि भड़काऊ कूल्हों वाली औरतें भी इस समाज में किसी तरह की ताकत नहीं रखती। उनके पास बस ये एक अतिरिक्त रास्ता है कि वो किसी ताकतवर मर्द तक आसानी से पहुंच बना सकती हैं। लेकिन तब क्या होगा जब सारे प्रलोभन के बाद भी मर्द को लुभाना मुमकिन न हो सकता है कि उसका मूड बिगड़ा हुआ हो, या वो बीमार हो, या कहीं वो नपुंसक हुआ तो ये कहने वाले बहुतेरे पुरुष मिल जाएंगे कि हमारी संस्कृति स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले नीचे का दर्जा देती है, अधीनता का दर्जा। लेकिन संस्कृति कोई जड़ विषय तो नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। मेरी 2 जुड़वा खूबसूरत भतीजियां हैं, 15 साल की। अगर आज से 100 साल पहले वे जन्मी होती तो आंख खोलते ही उन्हें बाहर ले जाकर मार डाला जाता, क्योंकि 100 साल पहले हमारी इग्बो संस्कृति में जुड़वा बहनों का जन्म लेना अपशगुन माना जाता था। आज लोगों के लिए इसकी कल्पना भी असंभव है। तब फिर संस्कृति किस लिए? संस्कृति यही तो सुनिश्चित करती है कि आम जन की भावनाएं सतत प्रवाहशील और संरक्षित रहें। अपने परिवार की बात करूं तो मुझे अपनी विरासत और परंपराओं को जानने में उत्सुकता सबसे ज्यादा रहती है। मेरे भाइयों की इसमें कोई रुचि नहीं, लेकिन जब बड़े पारिवारिक फैसलों के लिए सब मिलकर बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं तो वहां मेरी कोई जगह नहीं होती। इग्बो रिवाज में ऐसे फैसलों में लड़कियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, भले ही इससे सबसे ज्यादा सरोकार उन्हीं का हो। इसलिए बड़े फैसलों में मेरी भागीदारी निषेध है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। संस्कृतियां इंसानों को पैदा नहीं करती, बल्कि इसका उल्टा होता है। इंसान हैं जो किसी संस्कृति का निर्माण करते हैं। अगर हमारी संस्कृति में इंसानों की बिरादरी में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है तो हमें नई संस्कृति बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार की संस्कृति का निर्माण करना जरूरी है। बचपन में जो किस्से मैंने सुने हैं उनसे मालूम हुआ कि मेरी नानी पक्की फेमिनिस्ट थीं। न चाहते हुए भी जिससे उन्हें ब्याह दिया गया था उसे छोड़कर उन्होंने अपनी पसंद के मर्द के साथ शादी कर ली और निभाई भी। स्त्री होने के नाते जब जब भी उनके साथ नाइंसाफी की गई वो कभी चुप नहीं बैठी, उन्होंने खुलकर विरोध किया। ये अलग बात है कि उनका फेमिनिस्ट शब्द से कोई दूर दूर तक का भी परिचय नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वे फेमिनिस्ट नहीं थीं। आज हमें इस शब्द और भाव का वर्ण करना चाहिए। फेमिनिस्ट की मेरी परिभाषा में वो पुरुष या स्त्री शामिल हैं जो ये मानता या मानती हैं, हाँ, आज जो हालत है उसमें जेंडर एक समस्या है और हमें उसका समाधान करना है। हमें पहले की तुलना में एक बेहतर समाज बनाना है। हम सबको, स्त्रियों और पुरुषों दोनों को, एक बेहतर दुनिया बनानी है।